हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को कैसे एनालाइज करें। कौन से की पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमारी नज़र होना चाहिए ताकि हम लोग बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सके। तो आइए देखते हैं तो क्वार्टर रिजल्ट क्या होता है। तो लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लाउज नंबर 41 के अनुसार हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर के एंड के विद इन 45 डेज कंपनी के रिजल्ट डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है। कंपनी क्या-क्या डिक्लेयर करती है? करंट जो क्वार्टर है उसके जो भी परफॉर्मेंस है वो रहता है उसके अंदर। लास्ट ईयर के करंट क्वार्टर का जो भी परफॉर्मेंस है उसमें रहेगा। फिर लास्ट क्वार्टर का इसी साल का लास्ट क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है वो भी उसके अंदर रहते हैं। कंपैरेटिव फिगर्स रहते हैं, परसेंटेज में भी होते हैं और डायरेक्ट उसके वैल्यूज भी वहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, कहाँ डिक्लेयर करते हैं, ये कैसे पता चलेगा अपने को। एनएससी की वेबसाइट पे तो सारे कंपनीज के रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाले हैं उसकी लिस्ट ही रहती है। आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो, कौन सी कंपनी किस डेट पे रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है वो वहाँ पे क्लियरली मेंशन रहता है। रिजल्ट कहाँ पे डिक्लेयर होता है, कंपनी अपने खुद के वेबसाइट के ऊपर वो रिजल्ट जो है डिक्लेयर करती है। आप उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं उसी कंपनी के, और आप लोग वो डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। जैसे कि एस्ट्रल लिमिटेड का जो रिजल्ट है, मैंने उस कंपनी के इस पे जाके देखो, यह कंपनी का वेबसाइट है astralpipes.com। उसके अंदर इन्वेस्टर रिलेशंस के नीचे यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस के अंदर ये अर्निंग कॉल्स है, ये प्रेस रिलीज है रिजल्ट्स का क्वार्टर 3 के लिए। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड किया है। तो आप भी हर एक कंपनी का ऐसे ही आप रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलो ठीक है। तो रिजल्ट का फॉर्मेट कैसा होता है, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ईबिटा और पीबीटी, पैट, कैश प्रॉफिट और ईपीएस, ऐसा कुछ लिखा है। ये हम लोग आगे चल के देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन रिजल्ट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्वार्टर 2 का इसी फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट यहाँ पे दिखा है कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा था कंपनी। उसके साथ साथ लास्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर क्वार्टर 3 का रिजल्ट क्या था, मतलब सेम क्वार्टर का रिजल्ट लास्ट ईयर में भी क्या था। फिर ये कंपैरिजन है क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर, 9 मंथ का 9 मंथ का और ईयर बाय ईयर 9 मंथ का। तो इतने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। तो एक-एक को हम लोग देखते हैं। अभी तो फिलहाल के लिए हम लोग ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस क्वार्टर में इस कंपनी ने कैसा बिहेव किया था और लास्ट क्वार्टर में इसका क्या स्टेटस था, और इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर में क्या स्टेटस था। ये 3 कॉलम को हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे। ऐसा एक रफ डिज़ाइन होता है किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का। तो आइए आगे देखते हैं, आगे और क्या-क्या हमको इस क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर चीज़ें को नोटिस करना चाहिए। फिर तो सबसे पहले होता है टॉप लाइन ग्रोथ, कंपनी का नेट सेल कितना है, क्रॉस सेल कितना है, कंपनी ने कितना माल इस क्वार्टर में बेचा गया है। रफ रफ अगर बोला जाए, मोटा मोटा तौर पे बोला जाए तो कितने कंपनी डिमांड में है, कितना ग्रो कर रही है, कितने प्रोडक्ट बेच रही है। तो इस चीज़ से हमको थोड़ा सा इस कंपनी के ग्रोइंग डिमांड के बारे में अंदाजा आ जाएगा कि कंपनी, हाँ, इसके जो प्रोडक्ट है बेचे जा रहे हैं, कंपनी लोगों को पसंद आ रही है। और इसी से हम इस कंपनी के बिजनेस का हेल्थ भी चेक कर सकते हैं कि ज़्यादा अगर ग्रो कर रही है इसका मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तभी तो ग्रो कर रही है कंपनी, तभी तो लोगों को पसंद आ रही है, तभी तो लोग इसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हमको कंपनी के पॉपुलैरिटी के बारे में, उसके प्रोडक्ट के डिमांड के बारे में और कंपनी के बिजनेस के बारे में हमको थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा। जितना अच्छा सेल होगा उतना इस कंपनी के लिए अच्छा माना जाएगा। दूसरा जो पॉइंट रहेगा इस क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर, सिर्फ कंपनी ने माल बेचा, ये डायरेक्ट फाइनल डेडलाइन नहीं है कंपनी के लिए, कि या किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ माल बेचना ये उनका कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। माल बेचने के बाद उससे कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसके ऊपर ज़्यादातर उसको ध्यान देना चाहिए। वो उसका फाइनल एजेंडा होना चाहिए। वरना नहीं तो कंपनी ने बहुत सारा माल तो बेच दिया लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया, सारा का सारा रॉ मटेरियल में चला गया, एम्प्लॉय की सैलरी में चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में चला गया, ट्रांसपोर्टेशन में चला गया, कंपनी के पास कुछ भी नहीं आया। तो आगे की प्लानिंग वो कैसे कर सकते हैं। तो कंपनी तो ऐसे तो डूब जाएगी। इसीलिए प्रॉफिट कितना गेन कर रही है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितना भी रॉ मटेरियल का खर्चा है, एम्प्लॉयज़ का खर्चा कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना है, अगर कोई लोन लिया है तो इसका इंटरेस्ट पे करने के बाद, तो उसके बाद जो भी नेट जो अमाउंट बच रहा है कंपनी के बाद, वो होता है इसका प्रॉफिट।
तो वो कितना है ये हमको देखना होता है। अच्छा, कोई भी कंपनी कितना प्रॉफिट जनरली जनरेट करना चाहिए, ये हम लोग कैसे डिसाइड करें कि अमुक कंपनी इतना इतना प्रॉफिट बनाना चाहिए तो ये अच्छा माना जाएगा? एक डेडलाइन होना चाहिए या फिर एक बेंचमार्क होना चाहिए। वो बेंचमार्क क्या होता है? तो बहुत सारे मार्केट के एनालिस्ट होते हैं, वो हर एक कंपनी का डिमांड क्या है, उसका ब्रांड वैल्यू क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, किस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, लास्ट कुछ क्वार्टर का डेटा कैसे आ रहा है उस कंपनी का, ये सारा कंसिडर करके एक एक्सपेक्टेशन निकालते हैं कि इस कंपनी को इस क्वार्टर में इतने डेटा देना चाहिए या फिर इतना प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। इसको बोलते हैं एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस। और ये जो डेटा है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस का, ये किसी भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मनी कंट्रोल में मिल जाएगा, गूगल फाइनेंस में मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर भी ये एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस दिखा जाता है। फिर वहाँ पे फ्लैश होते रहते हैं नंबर्स की, इस कंपनी को इतने इतने प्रॉफिट जो है कंपनी अर्न कर सकती है। तो ये डेटा होता है। तो अगर कोई कंपनी इस एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन को मैच करती है या फिर उसको पार करती है, तो उस रिजल्ट को अच्छा माना जाता है। अगर ये कोई कंपनी इस एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन को पार कर गई, तो जो स्टॉक है उस क्वार्टर के मतलब वो रिजल्ट जैसे डिक्लेयर होता है, वो जैसे होने के बाद तुरंत ही रॉकेट बन जाता है। अगर वो कंपनी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करती है, तो कंपनी के जो प्राइस शेयर प्राइस है वो गिर भी सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस कंपनी ने एस्ट्रल इंडिया ने कैसे किया है परफॉर्म। तो ये एस्ट्रल इंडिया का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है। तो कितना नेट सेल कितना है देख लेते हैं पहले। तो 12,678 इतना जो है उसने नेट सेल किया है प्रोडक्ट्स के लिए। और यही फिगर लास्ट क्वार्टर में कितने थे? 11,716। मतलब लास्ट क्वार्टर से ये परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है। मतलब 300 और ये 600, मतलब 900 करोड़ के आसपास तो उसने ज़्यादा ही सेल किया है। तो ये अच्छी बात है, लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में उसने अच्छा काम किया है, अच्छे प्रोडक्ट बेचे हैं। और लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री का कितना था सेल देखो, तो 11,000 के आसपास ही था। तो 11,027 के आसपास ही था। इसका मतलब लास्ट क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में भी अच्छा खासा जंप है। 12,678, इसका मतलब लगभग मतलब 1,500 से 600 करोड़ के आसपास की जंप है। मतलब जो सेल किया है कंपनी ने लास्ट क्वार्टर के हिसाब से भी अच्छा किया है इस क्वार्टर में, और लास्ट ईयर के क्वार्टर से भी अच्छा किया है। इसका मतलब कंपनी का जो डिमांड है प्रोडक्ट के बारे में अभी भी बरकरार है, कंपनी अच्छा ही काम कर रही है। ये ईबिटा क्या होता है, ईबिटा परसेंट क्या होता है, ये बीपीटी क्या होता है, ये हम लोग किसी और वीडियो में देख लेंगे। नेट कैश कितना है कंपनी के पास लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर के क्वार्टर में इसके पास था 1600 करोड़ के आसपास। और लास्ट क्वार्टर में इस साल के था 1168 के आसपास। तो इस क्वार्टर में कितना बच गया है? 1400 के आसपास। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर तो जंप है, लेकिन ईयर बाय ईयर जो है ये डिक्रीज हो चुका है 200 करोड़ के हिसाब से। तो इसका मतलब कंपनी जो है इस बार लॉस में है। कितना लॉस में है? 200 करोड़ लॉस में है। इसलिए इसका अर्निंग पर शेयर भी कम हो गया है। लास्ट क्वार्टर में था 6.34, तो इस क्वार्टर में कितना आ गया? 4.62। तो 6 से सीधा 4 पे आ गया है। और लास्ट क्वार्टर में कितना था? ये 3.43 था। तो इस क्वार्टर में 4.62 आ गया है, क्योंकि क्वार्टर बाय क्वार्टर तो अच्छा रिजल्ट है, लेकिन ईयर बाय ईयर ऑन ईयर रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं है। तो इस रिजल्ट में ऐसा क्या है कि कहाँ पे दिक्कत आई है इस रिजल्ट को? देखो, सेल तो बहुत अच्छा हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1200 1250 करोड़ के आसपास हुआ था, जबकि लास्ट ईयर में इसी क्वार्टर में सिर्फ 1100 करोड़ के आसपास ही था। लेकिन फिर भी अगर कैश प्रॉफिट जो है अगर कम हुआ है, तो कहाँ पे दिक्कत आई है? देखो ये यहाँ पे इबिट्टा, ये जो दिख रहा है आपको, ये 1844 करोड़ दिख रहा है यहाँ पे क्वार्टर थ्री का, इस करंट क्वार्टर का। और लास्ट ईयर के जो क्वार्टर का जो था इबिट्टा, वो कितना था? 2038 करोड़। भले नेट सेल कम था, लेकिन कंपनी का इबिट्टा उस क्वार्टर में ज़्यादा था। भले यहाँ पे जो सेल है बढ़ गया है, लेकिन इस क्वार्टर में जो इबिट्टा है वो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के रिस्पेक्ट में कम है। तो ये क्यों हुआ होगा ऐसा? तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इसको हम लोग देखना पड़ेगा। शायद रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई होगी, या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया होगा, या फिर ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते थे इंटरनल की, जो जहाँ पे पैसा ज़्यादा खर्च हो गया इस वाले क्वार्टर में। इसके लिए मुझे नेट जो प्रॉफिट है या फिर ईबिटा जो है उसका, ईबिटा भी कम हो गया है इसका, और ये नेट प्रॉफिट जो है वो भी कम हो गया है।
तो ये तो हमको और डिटेल में एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ था कि जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो गया है या फिर EBITDA जो है डिक्रीज हो गया है। चलिए फिर देख लेते हैं कि इसका स्टॉक के बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ा है। तो चलते हैं हम लोग। चलो देखो, तो यहाँ पे देखो क्वार्टर रिजल्ट कब आए थे, ये आए थे 7 फरवरी को। तो जैसे ये रिजल्ट आया था, जैसे हमने बोला कि ईयर बाय ईयर जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है, तो जैसे रिजल्ट आया तुरंत मार्केट ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर लिया और ये जो स्टॉक है तकरीबन कितना परसेंट गिर गया देखो, यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया था स्टॉक। तो कहाँ तक गिर गया, 10% के आसपास गिर गया। तो इतना पावरफुल ये टूल है। रिजल्ट जो होता है कंपनी का कैसा आया, कभी कभी तो कंपनी के जो रिजल्ट है 50-50% भी गिर जाते हैं, 60% गिर जाते हैं। तो कंपनी का रिजल्ट इतना मैटर करता है किसी भी स्टॉक को ऊपर जाने में या फिर नीचे जाने में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी ऑफ शेयर मार्केट को सब्सक्राइब करें।